आप सभी का नमस्कार। आज का टॉपिक है इतिहास क्या पढ़ना है, ये नहीं, इतिहास को किस प्रकार पढ़ा जाए। कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे अंग्रेजी में ABC, यानी ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, एक क्रम है। उसी प्रकार अगर इतिहास को पढ़ना है तो सबसे पहले इतिहास पढ़ने के पहले हमको कालक्रम समझना पड़ेगा। कालक्रम क्या होता है? टाइमलाइन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्राग इतिहास, प्री हिस्टोरिकल एज। सेकंड नंबर में आदि इतिहास, जिसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज कहते हैं। थर्ड हिस्टोरिकल एज, ऐतिहासिक काल। यानी ये जो 3 भाग में बांटा गया है, ये साक्ष्य उपलब्धता के आधार पर बांटा गया है। क्या साक्ष्य? जिसके आधार पर इतिहास लिखा गया है। तो कौन से साक्ष्य? यहां पर देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल में कि हमको यहां पर पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इतिहास लिखा गया है। यानी इस काल खंड में जितने भी इतिहास लिखा गया है वो किसके आधार पे? पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे। क्या प्राप्त हुआ हमको? खोपड़ी प्राप्त हुआ। किसका? आरंभिक मानव का, या धीरे धीरे जो क्रमिक विकास होते गए मानव का, उसका हमको खोपड़ी प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर में हमको पाषाण औजार मिला है। किनका? उस समय के जो मानव इस्तेमाल करते थे, पत्थर के औजार के इस्तेमाल करते थे, वह हमको आज प्राप्त होता है। साथ ही साथ उसके द्वारा उपयोग किए गए मिट्टी का बर्तन, जिसको हम मृत भांड बोलते हैं, वो हमको प्राप्त होता है। इस काल खंड में हमको कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता। यानी उस समय के मानव ना तो पढ़ सकते थे, ना तो लिख सकते थे। टाइमलाइन देखते हैं। प्रारंभिक मानव से 3000 BC तक का समय को हम किस में पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। और इसी को कौन से एज बोलते हैं साधारण भाषा में? पाषाण काल, यानी स्टोन एज। क्यों कह रहे हैं स्टोन एज? क्योंकि इस समय के जो मानव थे सिर्फ पत्थर से ही परिचित थे, ना तो वो ताम्र से परिचित थे, ना लौह से परिचित थे। इसके कारण इसको पाषाण काल कहते हैं। इसको 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। यानी इस काल में मनुष्य का जो क्रमिक विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। यहां पर जो मानव की जो प्रकृति था वो शिकारी प्रवृत्ति का था। जब मध्य पाषाण काल में आया तो धीरे धीरे वो खाद्य संग्राहक यानी भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे उसके बाद जब मध्य पाषाण काल का समय निकलेगा तो नवपाषाण काल में जो मानव था वो शिकारी प्रवृत्ति का था, और यहाँ पर क्या था? वो खाद्य संग्राहक प्रवृत्ति का था। अब यहाँ पर उसी को कन्वर्ट करके वो कृषि करना प्रारंभ कर देगा। ये हुआ आपका नवपाषाण काल, और इसी के साथ आपका प्राग ऐतिहासिक काल खत्म होता है। क्यों? क्योंकि अब हमको बहुत सारे एविडेंस और प्राप्त होते गए। उत्खनन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होने लगे। इसके कारण इस कालखंड को हम आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्टोरिक एज कहते हैं। टाइमलाइन देखते हैं। 3000 BC से 600 BC तक के समय अवधि को हम क्या बोल रहे हैं? आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो हमको जो प्राग ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ था वो यहां पर भी प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर अब उत्खनन होगा। क्या होगा? उत्खनन। और उत्खनन से हमको बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होगा जिसके आधार पर इतिहास लिखा जाएगा। साथ ही साथ ऐतिहासिक साक्ष्य हमको प्राप्त होगा।
यहाँ पर का जो मानव है वो लिखना जानता था, लेकिन उसको हम अभी तक नहीं पढ़ पाए, प्रामाणिक तौर पे हम अभी तक नहीं पढ़ पाए। इस युग का अन्य नाम है ताम्रपाषाणिक युग। क्यों कह रहे हैं ताम्रपाषाणिक युग? क्योंकि यहां पर तांबे का खोज हो चुका है, कॉपर का खोज हो चुका है, साथ ही साथ वो पत्थर का इस्तेमाल करना अभी भी नहीं भूला है। इसके कारण यहां पर तांबे का भी उपयोग कर रहा है, पत्थर का उपयोग कर रहा है। इसके कारण इस युग को ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। जब वो पत्थर का इस्तेमाल करना बंद कर देगा, सिर्फ तांबे का इस्तेमाल करना प्रारंभ करेगा, तब इसको बोलेंगे ताम्र युग। और ताम्र युग में यहां पर 2-3 संस्कृति के बारे में देखेंगे। ताम्र संस्कृति में आहड़ की संस्कृति और जोरवे की संस्कृति। उसके बाद देखेंगे जब ताम्र युग आगे जब विकसित होगा तो कांसा का निर्माण होगा और इसी को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इंडस सिविलाइजेशन, इसको सिंधु सरस्वती नदी की घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी सभ्यता विकसित होता है वह नदी के किनारे विकसित होता है। इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। यहां पर हड़प्पा सभ्यता के जो मानव हैं वो लोहे से परिचित नहीं है, अभी सिर्फ तांबे को जानते हैं। लेकिन इसी आद्य ऐतिहासिक काल में जब हड़प्पा सभ्यता के बाद जब वैदिक सभ्यता आएगा तो यहाँ पर का जो मानव है वो लोहे से परिचित है, यानी आयरन एज। इसको 2 भाग में बांटते हैं। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। और यहीं से हमारा आद्य ऐतिहासिक काल खत्म होता है। वैदिक सभ्यता के बाद जो मानव है वो धीरे धीरे समूह में रहना प्रारंभ कर देगा और एक बड़ा स्वरूप, एक साम्राज्य के रूप में विकसित होगा, जिसको हम महाजनपद काल कहेंगे। और महाजनपद काल से ही प्रारंभ हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिक एज। अब हिस्टोरिक एज का टाइम लिखते हैं 600 BC से वर्तमान आज तक के समय अवधि को बोलते हैं ऐतिहासिक काल, क्योंकि यहाँ पर का जो इतिहास लिखा गया है पुरातात्विक साक्ष्य तो है, साथ ही साथ हमको ग्रंथ भी प्राप्त हो रहे हैं। उस समय जो ग्रंथ लिखा गया है वो हमको प्राप्त होता है, तो ऐतिहासिक ग्रंथ और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस काल में इतिहास लिखने के लिए हमको अभिलेख प्राप्त होता है। किसमें प्राप्त होता है अभिलेख? पत्थर पे प्राप्त हुआ है हमको अशोक के अभिलेख, तांबे पर प्राप्त हुआ है तांबे की पट्टिका में, लौह की पट्टिका में प्राप्त हुआ है, या भोजपत्र। हमको बहुत सारे अभिलेख और जो क्वाइन है उसके आधार पर इतिहास लिखा गया है। तो शुरुआत कहाँ से होगा? महाजनपद काल से। अब महाजनपद काल कैसे आया? तो यहाँ पर अभी तक इधर देख रहे थे कि जो प्रारंभिक मानव है बिखरे हुए रूप में रहते थे, अलग अलग रहते थे, लेकिन अपनी रक्षा के लिए वो धीरे धीरे समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। तो जब वो समूह में रहना प्रारंभ कर दिया तो छोटे छोटे समूह होते थे, वही समूह बाद में बड़े समूह बने, जनपद कहलाए, और जनपद बाद में महाजनपद हुए। उस समय 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में प्रमुख था मगध। मगध बहुत सारे महाजनपद को कैप्चर किया और एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर के आया। तो यहाँ पर मगध साम्राज्य में देखेंगे हैर्यक वंश, शिशुनाग वंश और घनानंद का वंश। यहीं पर भारत में कुछ धर्म का उदय होगा, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होगा वो 563 BC में और महावीर स्वामी का होगा 540 BC में। इसी समय भारत में विदेशी आक्रमण होगा। पारसिक यानी ईरानी
इनका आक्रमण होगा। साथ ही यूनान के जो लोग यूनानी यानी सिकंदर का आक्रमण होगा भारत में। तो 326 बीसी के आसपास सिकंदर भारत में आक्रमण करता है। उसी समय भारत में मौर्य वंश का उदय होगा 322 बीसी से 184 बीसी के बीच। मौर्य वंश में प्रमुख होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश खत्म होगा और उसके बाद कुछ वंश का उदय होगा। उसमें से है शुंग वंश, कनम वंश, सातवाहन वंश, आभीर वंश, इक्ष्वाकु वंश, चाटू सातकर्णी वंश, वृहद फलायन वंश, सालकायन वंश, कोकनी मौर्य, कलिंग का चेदी और वकाटक। और इसके बाद भारत में विदेशी आक्रमण फिर होगा। तो यहाँ पर पहला आएगा आपको इंडो ग्रीक यानी यूनानी, दूसरा आएगा शक, तीसरा आएगा पहलव और उसके बाद आएगा कुषाण। और इसके बाद धीरे धीरे जो कुषाण वंश के बाद गुप्ता एम्पायर आएगा। गुप्तों के उदय के पूर्व देखेंगे गणतंत्र और राजतंत्र। गणतंत्र में देखेंगे मालव गणतंत्र, उसके बाद अर्जुनायन गणतंत्र, उसके बाद योधे गणतंत्र, उसके बाद कुनीद, लिच्छवी, शिवी, आभीर, मद्रक, सनकानिक, प्रार्जुन और उदयंबुर। ये उस समय के क्या थे? गणतंत्र थे। राजतंत्र में देखेंगे नागवंश, कदम वंश। इसके बाद आते हैं गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर का टाइमिंग है 319 एडी से 550 एडी तक। यहाँ पर देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता वंश के बाद अब आएगा परवर्ती गुप्त में देखेंगे मगध के गुप्त, मालवा के गुप्त और बंगाल के गुप्त। गुप्ता एम्पायर के बाद मालवा में गुप्त वंश का कुछ वंश रहेगा, वो प्रारंभ होगा। उसके बाद वल्लभी का मैत्रक वंश, हुन आक्रमण होगा, कन्नौज का मौखरी वंश, उसके बाद थानेश्वर का हर्षवर्धन वंश और धीरे धीरे उसके बाद राजपूत काल आएगा। राजपूत काल में देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश और गढ़वाल वंश। और इस तरह से हमारा प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म होता है। अब यहीं से हमारा चालू हो जाएगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास। अब यहाँ पर दो चीज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मुगल वंश। उसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन होगा, यूरोपीय आगमन होगा और यहीं से हमारा चालू हो जाएगा आधुनिक भारत या आधुनिक भारतीय इतिहास। तो ये 3 खंड में बटा हुआ है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। तो पाषाण युग से लेके राजपूत काल तक के समय को हम पढ़ेंगे किसमें? प्राचीन इतिहास में। मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल वंश और आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनी के आगमन के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की स्थिति और भारत देश की आज़ादी तक की समय अवधि को।